वेलकम टू उपाध्याय ऑनलाइन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टू रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कांच के आयताकार ग्लास स्लैब से दो अपवर्तन, यानी प्रकाश के दो अपवर्तन के बारे में हम बात करेंगे, टू रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है? टू रिफ्रैक्शन थ्रू a rectangular glass slab। कांच के आयताकार ग्लास स्लैब से दो रिफ्रैक्शन हम आज देखेंगे, ठीक है। कांच का कोई आयताकार ग्लास स्लैब लेना है, यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना है, और उस पे हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने एक रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था, किसी मीडियम से लाइट रे जाती है और सेकंड मीडियम में जाती है, तो वहां पे हमने रिफ्रैक्शन देखा था। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कि दो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस केस में। तो हमें फर्स्ट जरूरत है क्या? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, एक कांच का आयताकार स्लैब चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास यह एक क्या है? कांच का आयताकार ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये एक हमारे पास कांच का आयताकार ग्लास स्लैब है, यह एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। हमने माना कि यह क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए हो गया PQRS, यानी हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है क्या है? PQRS। यह एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन कराएंगे। तो मान लीजिए अगर कहीं से एक लाइट रे जा रही है, यानी कि इंसिडेंट रे आ रही है, ये रही इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या हो गई? इंसिडेंट रे, यानी कि एक मान लीजिए ए बी कोई इंसिडेंट रे है, जो कि एक इंसिडेंट रे ए बी आ रही है, और वह एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के PQ सरफेस के पॉइंट बी पे टकरा रही है, या PQ सरफेस के पॉइंट बी पे या क्या हुई? टकरा रही है। अब जब यहां से टकराई तो ये क्या होगा? यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा और वह रिफ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल बन रहा है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका क्या हो गया? नॉर्मल, ठीक है। N और N डैश, ठीक है। मान लीजिए N और N डैश क्या है? एक आपके पास नॉर्मल बन गए। अब यह जब लाइट रेज एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये किधर जाएगी? यह नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि यह रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। हमने पढ़ा है कि जब कोई लाइट रेज कहाँ रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो यह नॉर्मल की तरफ आती है। इसे जाना चाहिए था किधर? इसे चले जाना चाहिए था इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे, और फिर इससे क्या हो जाना चाहिए? इसे निकल जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है? जैसे इसका मीडियम चेंज होता है, यह अपने आप को भी बदल देती है, यह अपने आप को भी चेंज कर लेती है। अब यह पाथ न ट्रेवल करके यह नॉर्मल की तरफ आ जाती है। ये अब नॉर्मल की तरफ आ गई, ये हो जाती है यहाँ पर। अब ये क्या हो गया? यह पॉइंट सी पे टकरा गई, यानी कि अब ये दूसरे सरफेस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस SR सरफेस के पॉइंट सी पे टकराई, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है? एक नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। ये बना नॉर्मल, ये हमारा बन रहा है एक नॉर्मल यहाँ पर भी। अब जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये चली गई नॉर्मल से दूर, ठीक है। कहा चल जाती है? अब यह लाइट रेस कहाँ चल जाती है? नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब यहां पर देखिए, अगर फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करें, फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? कोई यह एक लाइट रेस है ए बी, वह PQ सरफेस के पॉइंट बी पर आकर के टकरा रही है, ठीक है। अब यह टकराई तो यह जैसे ही अपना मीडियम चेंज कर रही है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में चली गई, तो ये क्या होती है? नॉर्मल की तरफ आती है। अभिलंब की तरफ ये लाइट आ रही है। इसे जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये किधर आ रही है? नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब यही रिफ्रैक्शन यदि सेकेंड केस में देखें, ठीक है, यह हमारे लिए क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, या रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एक अपवर्तित किरण है फर्स्ट केस के लिए। और ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे।
और यह रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन यही रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट केस में क्या बन जाती है, फर्स्ट केस में इंसिडेंट रे बन जाती है। अगर इसको आप ना देखें, यहां पर अगर हम देख रहे हैं केवल इस केस को, यहां से आप देखकर इस केस को केवल देखिए, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है सेकेंड रिफ्लेक्शन में यानी सेकेंड केस में क्या हो जा रही है, यह इंसिडेंट रे का काम कर रही है, यानी किसी किरण को आने का काम कर रही है, एक आपतित किरण का काम कर रही है, जो कि फर्स्ट केस में एक क्या होती, एक अपवर्तित किरण का काम कर रही थी वो रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे एक आपतित किरण का काम कर रही है। अब जब यह इंसिडेंट रे यहां से निकलती है तो जो यह रे निकलती है इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे थी वह सेकेंड केस में इंसिडेंट रे का काम कर रही थी, और यह जो रे, जो लाइट रे जा रही है फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट केस में ए बी बन करके, वह फिर सेकेंड केस में जा रही है रिफ्रैक्टेड रे बन के, फिर अगर सेकेंड केस में हम बात कर रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे का काम करते हुए ये कहां पे जा रही है, बाहर निकल रही है, ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जो लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर निकली उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब यहाँ पे जो जो एंगल बन रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा क्या एंगल बन रहा है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, ठीक है। अब यहां पर देखिए यह जो लाइट रेज आई है यहां पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है नॉर्मल जो कि एन डैश है, और यहाँ पे भी जो नॉर्मल है N1 और N1 डैश, ठीक है, N1 डैश, इसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, वो क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। अब यहाँ पर भी है कि यह रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल के बीच का एक एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल के बीच एक एंगल बना रहा है, जिसे भी हम एंगल आर बोलेंगे, इसे भी हम क्या बोलेंगे, एंगल आर ही बोलेंगे। फर्स्ट केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो कि एक नॉर्मल के साथ और रिफ्रैक्टेड रे के साथ बन रही है। नॉर्मल के साथ ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है फर्स्ट रिफ्लेक्शन में, और ये नॉर्मल, इसके साथ क्या बन रहा है, एंगल आर बन रहा है। तो इसको हम पहचानने के लिए इसको R1 कर देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, जो नॉर्मल है फर्स्ट केस में इसे मान लेते हैं R1, ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम R2, ठीक है। ये क्या हमारे लिए R2 है, देखिए नॉर्मल है हमारी, ठीक है, ये नॉर्मल है, मान लीजिए N1, ठीक है, और ये क्या है R2 है, R2, R1 R2, ये हमारा R1 है और ये R2 है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइट रेज आ रही है ए बी, जो कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के पीक्यू सरफेस के पॉइंट बी पे टकरा रही है, उस पर स्ट्राइक कर रही है। उसके बाद वहां से स्ट्राइक करने के बाद एक नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बन रहा है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बोलते हैं, एंगल आई हो गया, ठीक है। अब यह जैसे ही रिफ्लेक्ट के, यानी कि यह ग्लास स्लैब में आई तो यहां से क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये अपने आप को बदल दे रही है, इसे जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये अपने आप को बदल देती है जब इसका मीडियम चेंज होता है। तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई, और जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बना है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे हम R1 से डिनोट किया है। और यही रिफ्लेक्टेड रे फिर नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यह नॉर्मल के साथ फिर एक एंगल बना रही है, जिसे हम R2 नाम दिए हैं। अब यही जो रिफ्लेक्टेड है सेकेंड केस में जब यह बाहर निकल रही है तो यह इंसिडेंट रे का काम करती है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, अब यह जब बाहर निकल रही है वो लाइट रेस, तो सेकेंड केस में इंसिडेंट रे का काम कर रही है, आपतित रे का काम कर रही है। अब जब यहां से एक ग्लास स्लैब से फिर वह दोबारा क्या हो रही है, इमर्जेंट रे
जो रे है हमारी जो आ रही है वो क्या हो रही है, बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। और वो नॉर्मल के बीच और इमरजेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते हैं, यानी कि एंगल ई बोलते हैं। ठीक है, जो रे यानी कि बाहर निकली है उसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना है उसे एंगल ई यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल आई है एंगल ई इक्वल है, एंगल आई इक्वल एंगल ई है। या फिर ये बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, साइन भी बोल सकते हैं, साइन आई इक्वल क्या है, साइन ई है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि जो हमारी जितनी एंगल बनाती हुई कोई लाइट रेज आ रही है उतना ही एंगल बनाती हुई लाइट रेज निकल रही है। यह कैसे पॉसिबल है, इसे हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रूव करने के लिए हमने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया है। ठीक है, स्नेल्स लॉ यानी कि जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ था उसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ क्या, इसका रिलेशन किसका था, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर कांस्टेंट था। और इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते तो क्या हो जाता था, n2 डिवाइडेड बाई n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यही हमारा स्नेल्स लॉ। इसको क्या लिख सकते हैं, n2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ था। अब इसी के बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ के थ्रू, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का, इस केस में यानी R1 और R2 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, यानी ग्लास का दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। हम क्या लिख सकते हैं, NGA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NGA मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट एयर। अब जिसका हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहां पर लिखते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, और ऊपर किसका लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो हमें ग्लास का निकालना है तो ग्लास को नीचे, ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए यहां से पर पूछ रहा है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो ग्लास को नीचे लिखेंगे और एयर वाला जो मीडियम है उसे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यानी क्या है ऊपर हमारे पास, एयर में क्या है, साइन आई है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे डिवाइडेड बाई, और हमें क्या निकलना है, ग्लास का निकलना है। ग्लास में हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल R1, यानी क्या लिखेंगे, साइन R1 लिख सकते हैं, साइन R1। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वहां क्या था, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, यहां पर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, NG डिवाइडेड बाई NA, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यह स्नेल्स लॉ के थ्रू होता है, यह स्नेल्स लॉ के थ्रू हो गया। अब देखिए इसको कैसे, अब यहां पे इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या मिल रहा है, NA साइन आई। ठीक है, NA साइन, क्या हमारे पास मिल रहा है, NA साइन आई इक्वल क्या हो जा रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें NG साइन R1, NG साइन R1। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या किया हमने, NGA यानी मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस ग्लास का, फर्स्ट केस में इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एयर के कंपेयर में निकालेंगे। तो साइन आई यानी जिसको हम क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पहले लिखते हैं। तो मीडियम 1 है हमारा, यह NA है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई को, साइन आई को ऊपर लिखेंगे और जिसका निकालना है साइन R1 उसको नीचे लिखेंगे। अब इसको अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिला, NA साइन I1 इक्वल क्या हो जा रहा है, NG साइन R1। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए सेकेंड केस की अगर बात करें, ठीक है, सेकेंड केस में देख रहे हैं, इसमें भी हम क्या निकालना है, इसका
इस सेकंड केस में भी हमें ग्लास का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या हो जा रहा है एनजीए, ठीक है, एनजीए इसमें भी लिखेंगे। तो जिसका निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यार हमारे पास क्या है साइन ई, ठीक है, एयर में क्या है साइन ई, हम क्या लिखेंगे साइन ई, यानी कि साइन ई यानी कि जो इमर्जेंट एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, साइन ई लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन R2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यानी साइन R2 का हमें निकाल रहे हैं तो साइन R2 डिवाइडेड बाई हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर और जिसका निकालना है उसको नीचे, साइन ई डिवाइडेड बाई साइन R2। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एनजी डिवाइडेड बाई एनए हो गया। कैसे, मीडियम 2 डिवाइडेड बाई मीडियम 1, तो मीडियम 2 हमारे पास इस अगर नियम से देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है मीडियम 2 ग्लास हो जा रहा है, यहां से देख रहे हैं तो मीडियम 1 हमारे पास कौन दिखाई दे रहा है, N21 का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है N21, यानी N21 क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1, तो क्या लिखते थे हम N1 डिवाइडेड बाई N2 ये लिखते थे, उसी के रिस्पेक्ट में हमने ये लिख दिया, यहां पर हमने उसके रिस्पेक्ट में लिखा एनजीए को, यानी कि N1 मीडियम 1 हमारा क्या था जिसके रिस्पेक्ट में मीडियम 1 ईयर था, ईयर को लिख दिए, यानी कि ईयर को लिख दिया हमने, N1 जिसका निकालना है हमें उसको नीचे लिखते हैं, इसका मतलब N21 का मतलब क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1, तो हमें जिसका निकालना है उसको नीचे लिखे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हमने क्या किया ऊपर रखा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है एनजे इक्वल साइन ई, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, और साइन R2 यानी कि इसका निकाल रहे हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं एट सी पॉइंट पे, यानी कि सी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर अगर स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मीडियम 2 हो जाएगा मीडियम 1, यानी एनजी डिवाइडेड बाई N1 हो गया। क्या हो जा रहा है हमारे पास Ng डिवाइडेड बाई N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो Na साइन ई इक्वल क्या हो जा रहा है Ng साइन R2, Ng साइन R2, ठीक है, Ng साइन R2। अब अगर हम कहें कि R1 इक्वल है R2, ठीक है, R1 इक्वल है R2, तो कैसे है R1 इक्वल R2, देखिए अगर यह क्या है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी कि है यह एक क्या है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो हम मैथमेटिक्स में ये पढ़े हैं, मैथ्स में ये हम पढ़े हैं कि अगर दो ये मान लीजिए कोई लाइट रेज है या फिर 2 लाइन है, ठीक है, मान लीजिए 2 लाइन है और इस पे कोई अगर एक पॉइंट ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो जो ये हमारा एंगल होगा इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। कैसे, एंगल ऑफ इंटीरियर, यानी इंटीरियर एंगल के थ्रू, इंटीरियर एंगल के थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू जो ये एंगल होगा हमारा ये इस एंगल के बराबर होगा, और इस मेथड से हमारा जो R1 है वो R2 के बराबर है। अगर इसको हम देख दे रहे हैं ये क्या है एक लाइन मान लीजिए भी लाइन है और इस पे यह एक क्या है एक कोई जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया वो लाइन इसको काट रही है और यहाँ पे जो बन रहा है R1 और ये हो गया R2, ये दोनों क्या है इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। जब ये दोनों इक्वल है R1 इक्वल R2 है, ठीक है, तो हम क्या R2 के जगह पर R1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। Na साइन E, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं Na साइन E इक्वल क्या लिख सकते हैं Ng साइन R1, साइन R2 की जगह पर साइन R1 लिख दिए। कैसे लिख दिए, क्योंकि जो R1 है इक्वल है R2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। अब इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए फ्रॉम 1 and 2, और एक और दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने पर देखिए क्या मिलता है फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को कंपेयर करने पर Na sin E Na sin I। अब देखिए
एनजी साइन आर वन, एनजी साइन आर वन दोनों एक ही है। एनजी साइन आर वन के जगह पर एन ए साइन आई लिख सकते हैं और एनजी साइन आर वन के जगह पर एन ए साइन ई भी लिख सकते हैं। यानी कि एनजी साइन आर वन के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, एंगल एनजी साइन एन ए साइन आई। जब हम फ्रॉम 1 and 2 को देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एनजी साइन आर वन, एनजी साइन आर वन, यानी एनजी साइन आर वन इक्वल क्या मिल रहा है यहाँ पर एन ए साइन आई, और यहाँ पर एनजी साइन आर वन इक्वल क्या मिल रहा है एन ए साइन ई। तो हम क्या लिख सकते हैं, एनजी साइन आर वन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एन ए साइन आई, तो एन ए साइन आई को रहने देते हैं एन ए साइन ई, ठीक है। एन ए साइन ई इक्वल क्या हो जा रहा है, एनजी साइन आर वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एन ए साइन आई, एन ए साइन आई, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, ये भी लिख सकते हैं एन ए साइन आई इक्वल क्या हो सकता है, एन ए साइन आर, एन ए साइन ई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एन ए साइन आई इक्वल एन ए साइन ई, सॉरी यहाँ पे साइन यस आई एन और ये हो गया हमारा ई, ठीक है। एन ए साइन ई, एन ए साइन ई इक्वल एन ए साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए साइन आई इक्वल एन ए साइन ई। ये इधर रखे या फिर इधर रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए यहां से एन ए को काट दीजिए तो क्या मिल रहा है, साइन आई इक्वल क्या मिल रहा है, साइन ई। अब साइन को भी हटा दीजिए, साइन को हटाने पर हमें क्या मिल रहा है, साइन को जब हम हटा दे रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है आई इक्वल ई। यानी कि एंगल जो दोनों ये एंगल है यह एक दूसरे के बराबर मिल जा रहे हैं हमें। तो हमें जो प्रूव करना था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। एंगल आई इक्वल एंगल ई हमें मिल रहा है। यानी कि जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर है। ये जितनी एंगल बनाती हुई आ रही है उतना ही एंगल बनाती हुई बाहर भी निकल रही है लाइट रेज। तो हमें यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। और यहाँ पे एक और पॉइंट, ये जो इमर्जेंट रे और जो इसका वास्तविक जिधर जाना चाहिए था लाइट, अगर मीडियम ना हो तो कहां पर जाती, इधर चल जाती। यानी जो ये पाथ बना है इस साइड ये चली जाती, लेकिन इसका मीडियम चेंज होने के कारण क्या हो जाती है, मीडियम चेंज होने के कारण यह लाइट रेज अपने आप को भी चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे भले ही एक लाइट रेज जो एंगल आ रही है यहाँ पे जितना एंगल बनाते हुए और यहाँ पर भी उतना ही एंगल बनाती हुई निकल रही है, लेकिन जो उसका वास्तविक ये जिधर जाना चाहिए था, अगर देखा जाए इन सब मीडियम को हटा करके तो यहाँ पे जाना चाहिए था, उससे और इमर्जेंट रे के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ये और इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल तो पैरेलल है, लेकिन उसके नॉर्मल क्या है, दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जो इमर्जेंट रे और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जिधर वो वास्तविक जाना चाहिए था उधर उस साइड अगर मीडियम उसका ना चेंज होता तो यह इधर ही जाती, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमने अपने टॉपिक को कवर कर लिया। इस टॉपिक में हमें फाइनली यही प्रूव करना था कि जो एंगल आई है, यानी कि जितना एंगल बनाती हुई आ रही है उतना ही एंगल बनाती हुई निकलेगी। ये हमने स्नेल्स लॉ के थ्रू क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। स्नेल्स लॉ का भी इसमें हमने प्रयोग किया और भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ स्नेल्स लॉ हमने इसमें लगाया और इस जो हमारा ये टर्म्स था इसको हमने प्रूव कर दिया। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो।